अरेबी इश्क और इंतकाम संजोग से बनी संगिनी सीज़न 2 लास्ट एपिसोड। ये इस कहानी का अंतिम एपिसोड है और आने वाले सीज़न का एक पहला प्रोमो, जिससे आप लोगों को आने वाले सीज़न में क्या क्या होने वाला है इसका थोड़ा बहुत आइडिया तो हो जाएगा। सीज़न 3 संजोग से बनी संगिनी मोहब्बत एक जुनून प्रोमो 1। अपकमिंग सीज़न 3। दृश्य 1। शिमला कसौली हिमाचल प्रदेश कृष्ण कुंज निवास। मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने एक औरत हाथों में आरती की थाली लिए जो भगवान की आरती कर रही है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आरती समाप्त हुई तो वह मुस्कुराते हुए भगवान के सामने नतमस्तक हो पीछे मुड़ी। तब उसने देखा कि सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसकी उम्र लगभग 45 से 50 वर्ष के बीच में है, वो मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा है। अपने सामने उस इंसान को मुस्कुराता देख वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, पापा जी आप कब आए और ये कब उठा? वह आदमी मुस्कुराते हुए बोला, जब तुम भगवान की पूजा कर रही थी तुम्हें ना देख मेरे कमरे में आ गया, तो मैं इसे यहाँ लेकर आ गया अपने साथ। इतना कहकर उन्होंने अपनी गोद में मुस्कुराते हुए दिख रहे प्यारे से बच्चे की ओर देखा, जो बड़ी बड़ी आंखों से उस लड़की और उस आदमी के बीच हो रही बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। उस बच्चे की उम्र से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो बच्चा शायद 1.5 से 2 साल के बीच का होगा। वो बच्चा अपनी माँ और उस आदमी के बीच हो रही वार्तालाप को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी वो आदमी मुस्कुराते हुए उस लड़की की ओर देखकर बोला, गुड मॉर्निंग बेटा। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग पापा जी। अपनी बात कहकर उस आदमी ने उस बच्चे को उस लड़की की गोद में दिया और खुद आरती की थाल लेकर भगवान के सामने रख दी। वो आदमी उस लड़की की ओर देखते हुए और उसकी गोद में उस नन्हे से शैतान को देखकर धीरे से भगवान से बोला। वह आदमी बोला, पता नहीं तुम्हारे जीवन में खुशियाँ कब आएंगी। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम अपने जीवन में हमेशा खुश रहो, अपने प्यार के साथ रहो। इस बात से अनजान कि वो लड़की उनकी बात सुन चुकी है, वो मुस्कुराते हुए धीरे से बोली, पापा जी वो ज़िंदगी छोड़ने का फ़ैसला मेरा था और मुझे अपने इस फ़ैसले पर कोई अफसोस नहीं है। हाँ, अगर वहाँ रहती तो शायद अफसोस होता, क्योंकि वहाँ से जाना बेहतर था मेरा। जैसे आप भी तो अपने परिवार से दूर हैं, बिना किसी को ये बताए कि आप जिंदा हैं। जैसे आपकी मजबूरी है शायद मेरी भी है। वो आदमी बोला, कभी कभी मजबूरी से रिश्ते संभालने के बजाय उलझ जाते हैं बेटा। मैं अपने परिवार से दूर हूँ लेकिन अपने प्यार के साथ तो हूँ। तुम अपने परिवार से भी दूर हो, अपने प्यार से भी दूर हो। अभी वह लड़की मुस्कुराते हुए बोली, नहीं पापा जी, मैं सिर्फ अपने प्यार से दूर हूँ और अपने प्यार की खुशी के लिए उनसे दूर हूँ। रही बात परिवार की, तो आप भी तो मेरा परिवार है। अगर एक परिवार वहाँ उस घर में उनके साथ है तो एक परिवार इस घर में मेरे साथ भी तो है। अगर वहाँ के बच्चों को दादा दादी का प्यार मिल रहा है तो मेरे बच्चे को भी तो दादा दादी का प्यार मिल रहा है। वह आदमी मुस्कुराते हुए फिर बोला, तुमसे शब्दों में कोई नहीं जीत सकता। वाकई तुम अपनी माँ पर ही गई हो, नहीं तो दिग्विजय राणा से तो मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। जी हाँ, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शताक्षी ही थी, जो अपनी नई जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू कर चुकी थी। शताक्षी बोली, पापा से तो मुझे भी कोई उम्मीद नहीं थी, पर कभी कभी इंसान उम्मीद से परे काम कर जाता है जो शायद इंसान को ताउम्र दर्द दे जाता है। वह आदमी बोला, कब तक भागोगी उस सच्चाई से शताक्षी? कब तक अपना नाम, अपनी पहचान, सब कुछ बदलती रहोगी? भूलो मत बेटा, तुम अकेली नहीं हो, अब तुम्हारे साथ एक और जान जुड़ी हुई है। शताक्षी बोली, जब तक पॉसिबल होगा तब तक भागूंगी। पापा मुझे पता है अगर मैं रजावत मेंशन गई तो वहाँ एक बार फिर वही सब होगा जो 2 साल पहले हुआ था। समृद्धि दीदी की नफरत, उनका गुस्सा, सब कुछ झेलना पड़ेगा। पहले मैं अकेली थी तो शायद झेल भी लेती, लेकिन इस बार मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ वेदार्थ भी है। मैं अपने बच्चे पर उनकी किसी भी बद्दुआ का कोई असर पड़ते हुए नहीं देखना चाहती। वह आदमी बोला, तुम्हें सचमुच लगता है कि वेदांत अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका होगा? क्या तुमने उसके बारे में पता लगवाया? कहीं ऐसा तो नहीं जो तुम सोच रही हो वो गलत हो और सच कुछ और ही हो? शताक्षी बोली, ना मैंने वेदांत के बारे में पता लगवाया है और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ, तो बेहतर होगा कि अब हम इस बारे में कोई बात ना करें। पापा जी 2 साल हो चुके हैं मुझे रजावत मेंशन छोड़े और इन 2 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। वह आदमी बोला, कुछ नहीं बदला है, बस तुम अपने दिल को तसल्ली दे रही हो, वो भी झूठी तसल्ली। अगर कुछ बदला होता तो तुम्हारे साथ यहाँ पर एक और आदमी खड़ा होता जो वेदार्थ को पिता का प्यार, तुम्हें पति का प्यार देता। तुम पहले भी अकेली थी जब तुम 2 साल पहले मुझे मिली थी और आज भी अकेली हो। ठीक है, तुम्हें नहीं जाना रजावत मेंशन तो कोई बात नहीं, पर अपनी ज़िंदगी में आगे तो बढ़ सकती हो ना। वेदार्थ अभी छोटा है, उसे एक पिता की कमी महसूस होगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरी बात मानो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। शताक्षी बोली, मुझे नहीं बढ़ना आगे, बड़ी तो हूँ आगे, बिजनेस वुमेन हूँ, परिवार को संभाल रही हूँ, बच्चे को संभाल रही हूँ, आप सबको संभाल रही हूँ। क्या एक लड़की के जीवन में जब तक पुरुष नहीं आ जाता तब तक उसका जीवन संपूर्ण नहीं माना जाता क्या?
आप बताइए, क्या आप माँ को इन 2 सालों में अकेला छोड़ पाए हैं? उनकी बीमारी के बावजूद भी आप उनके साथ हमेशा खड़े हैं। मुझे तो आप 2 साल पहले मिले, पर उससे पहले आपने इतने साल अकेले काटे, अपने परिवार से दूर, अपने प्यार के साथ। मैंने आपसे कभी आपके अतीत के बारे में नहीं पूछा, ना ही ये जानना चाहा कि आप जिंदा होने के बाद भी अपने परिवार से दूर क्यों रहे। आपने मुझे जैसे अपनाया, मैंने भी आपको वैसे ही अपनाया। पापा जी, मुझे नहीं बढ़ना आगे, मैं जितना बढ़ चुकी हूँ वो काफ़ी है। मैं खुश हूँ वेदांत की यादों के साथ भी और उनके दिए खूबसूरत तोहफे के साथ भी। वेदांत मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा थे जिनकी जगह कभी कोई नहीं ले सकता, और अभी उस जगह पर सिर्फ एक इंसान का नाम है, और वो है हम दोनों का बेटा वेदांत, वेदांत सिंह राठौर। दृश्य 2। यहाँ पर कहानी का एक दूसरा दृश्य दिखाया जाएगा। एक बंद कमरे में एक आदमी अपने सामने राठौर परिवार के साथ कई लोगों की तस्वीरों को दीवार पर लगाए खुद से बोल रहा है। इस समय उसकी आंखों में गुस्सा, जुनून साफ नजर आ रहा है। वो आदमी खुद से बोला, मैं दुनिया की नज़रों में अभी तक इसलिए नहीं आया क्योंकि इस कहानी का असली मास्टरमाइंड जो दुनिया की नज़रों में मर गया है वो अभी भी जिंदा है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो मरा नहीं है। पिछले 20 सालों से मैं उस इंसान को ढूंढने पर लगा हुआ हूँ। मैं जानता हूँ कि मास्टरमाइंड मेरे ही घर का कोई है, पर कौन है ये बात मुझे नहीं पता। इसलिए तो आज तक मैं अपने परिवार से दूर रहा, पर अब नहीं। अब मुझे रजावत मेंशन जाना ही होगा। मेरा परिवार जो बिखर गया है उसे समेटने का समय आ चुका है। इतना कहकर उस आदमी ने किसी को फ़ोन किया तो दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हुई। तो वह आदमी बोला, तुमसे जो कहा था वो क्या हुआ? वह आदमी का मैनेजर बोला, हाँ सर, काम हो गया, पर इसके लिए मैम को सिंगापुर जाना पड़ेगा और मैम ने साफ इनकार कर दिया है इसके लिए। वह आदमी बोला, उसकी चिंता तुम मत करो, तुम वो मीटिंग फ़िक्स कराओ। मैनेजर बोला, ओके सर, मैं मीटिंग फ़िक्स करवाता हूँ मिस्टर राठौर के साथ। इतना सुनते ही उस आदमी ने फ़ोन कट कर दिया और मुस्कुराते हुए वह आदमी खुद से बोला, वह आदमी बोला, कब तक अपने अतीत से भागोगे तुम? आज नहीं तो कल वो सामने खड़ा हो ही जाता है। अब तुम दोनों को एक होना ही पड़ेगा। तुम्हें मेरी बेटी की ज़िंदगी में वापस आना ही होगा, और इस बार तुम्हारे उससे दूर जाने के सारे रास्ते मैं बंद करके रहूँगा। दृश्य 3। उदयपुर, राजस्थान। यहाँ पर कहानी का तीसरा दृश्य दिखाया जाएगा जो कि रजावत मेंशन में है। आइए देखते हैं कि आखिर रजावत मेंशन में इन 2 सालों में क्या हुआ। एक लड़की जिसे देखकर साफ पता चल रहा है कि शायद वो 6 से 7 माह की गर्भवती है, शीशे के सामने खड़ी खुद को निहारते हुए वो लड़की अपने बेबी बम को देखकर मुस्कुरा रही है कि तभी उसने देखा कि शीशे पर किसी और की परछाई पड़ रखी है। उसने शीशे से ही उस इंसान को देखा तो उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वह अचानक छिप गई और उसके मुंह से अनायास ही निकला। वह लड़की बोली, तुम यहाँ हमारे कमरे में? वो लड़का उसे इग्नोर करते हुए सीधे अलमारी के पास गया, अलमारी खोली और लॉकर में से कुछ निकालने लगा। जैसे ही वो चुपचाप अपना काम करके उस कमरे से जा ही रहा था कि तभी वो लड़की बोली, सुनो। उस लड़की की ये बात सुन अचानक उस लड़के के कदम रुक गए। वो पीछे मुड़ा, पर अब तक बिना कुछ बोले उस लड़की को देखने लगा। उस लड़की ने हल्की सांस ली और फिर वो लड़की बोली, आज फाइनल अल्ट्रासाउंड है, तुम किसी भी अल्ट्रासाउंड में मेरे साथ डॉक्टर के पास नहीं चले हो। वहाँ सब औरतें अपने पति के साथ आती हैं, तो क्या तुम चलोगे? वो लड़का बोला, वहाँ उन औरतों के पति उनके साथ आते हैं समृद्धि, जिनमें आपस में प्यार हो, जिन्होंने अपने प्यार को मुकम्मल करने के लिए वो खुशी मुकम्मल की हो। लेकिन तुमने ये खुशी किस लिए हासिल करी है इसकी असलियत तुम भी जानती हो। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें ये दोबारा बताना होगा, और वैसे भी मेरा तुमसे और इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। इस बच्चे के होने की असलियत तुम भी जानती हो और मैं भी। बेहतर होगा कि दोबारा इस बारे में हम कोई बात ना करें। इतना कहकर व्योम वहाँ से जाने को हुआ कि तभी समृद्धि गुस्से से बोली, ये बच्चा अकेला मेरा नहीं है, तुम्हारा भी है। व्योम बोला, और इस बच्चे के होने के पीछे की असलियत तुम भी जानती हो और मैं भी। बेहतर होगा कि तुम इस बारे में ना ही दोबारा याद करो और ना ही मुझे याद दिलाओ। तुम्हें शौक था ना माँ बनने का, इस परिवार को वारिस देने का। अपनी चालाक भाभियों के कहने में आकर तुमने इस पूरे परिवार का नाश करके रख दिया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी कोख में जो बच्चा है वो राजगद्दी के लायक होगा? अरे जिसकी बुनियाद ही धोखे से फरेब से रखी हो, वो बच्चा क्या राजगद्दी का वारिस बनेगा? असलियत तो ये है कि तुम इस बच्चे से प्यार नहीं करती हो। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी लालच की एक सीढ़ी है, और इस लालच में तुम और तुम्हारा परिवार दोनों शामिल हैं। पर याद रखना, ये राजगद्दी तुम्हारे हाथों में कभी नहीं आ सकती। हुकुम सा सिर्फ योग्य इंसान बनेगा,
फरेब से जन्मा हुआ नहीं, और वैसे भी राजगुरु की भविष्यवाणी के अनुसार हमारा हुक्म सा जन्म ले चुका है। शायद तुम्हें ये सच्चाई मालूम ना हो क्योंकि तुम्हें हमने ये बात बताई नहीं, पर आज तुम्हें बता देता हूँ। अब जाकर अपने परिवार वालों को बता देना, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि हर बार लालच सिद्ध हो जाए, ऐसा नहीं होता। वैसे भी तुमने तो ना जाने कितनी प्लानिंग प्लॉटिंग करी है माँ बनने के लिए, और अब जब बन गई हो तो प्लीज़ मुझे बख्श दो, ऐसे भी मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। इतना कहकर व्योम वहाँ से चला गया। समृद्धि आंखों में आंसू लिए अपने पेट पर हाथ लगाती हुई रोने लगी और रोते रोते खुद से बोली। समृद्धि बोली, मैं चाहती थी कि हम दोनों के बीच की गलतफहमियां कम हो जाए, हमारे बीच की दूरियां हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएं। लेकिन इस बच्चे के बाद से तो हम दोनों के बीच सिर्फ फॉर्मेलिटी भरी बातें जो होती थी वो भी अब हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। क्यों, आखिर क्यों कर रहे हो तुम व्योम? क्या खुद की खुशी चाहना गलत है? अगर गलत है तो इसकी सज़ा मेरे बच्चे को क्यों दे रहे हो? मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया, तो इसकी सज़ा हमारे बच्चे को क्यों दे रहे हो तुम? मैंने तुमसे प्यार करा तो क्या तुम मेरे प्यार का ये सिला दोगे? इतना कहकर वो लड़की ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। तभी उसे दरवाजे पर एक आहट सुनाई दी। उसने दरवाजे की ओर देखा तो सामने एक औरत खड़ी थी। उस औरत की ओर देख समृद्धि बोली, आप यहाँ मेरे कमरे में? वो औरत हाथों में नाश्ते की ट्रे लेकर कमरे में आई। उसने नाश्ता टेबल पर रखा और फिर समृद्धि की तरफ देख कर बोली। वो औरत बोली, नाश्ता कर लो, और इस अवस्था में ज़्यादा देर तक भूखा रहना बच्चे के लिए सही नहीं है। ये सुन समृद्धि आंखों में आंसू लिए भीगी आंखों से उस औरत की ओर देखने लगी और बोली। समृद्धि बोली, क्या आपका ये प्यार सिर्फ इस बच्चे की वजह से है? क्या आप मुझे माफ़ नहीं कर सकती? जैसे ही समृद्धि ने ये कहा तो उस औरत ने समृद्धि के सवालों का जवाब नहीं दिया, तो समृद्धि उनकी तरफ देखकर एक बार फिर बोली। समृद्धि बोली, बताइए ना, क्या आप मुझे माफ़ नहीं कर सकती? मैं मानती हूँ कि मेरी गलती थी, मैं उसके लिए 1000 बार माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन आप में से कोई मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। कभी कभी तो ऐसा लगता है अगर ये बच्चा नहीं होता तो शायद आप लोग मुझे यहाँ रखते भी नहीं। तभी वो औरत सर्द आंखों से उस लड़की की तरफ देखती हुई बोली। वो औरत बोली, तुम्हारा यहाँ रहना तुम्हारी नियति है, और रही बात तुम्हें यहाँ रखने की, तो हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो कि एक वजह ये भी है कि तुम्हारी कोख में राठौर खानदान का वारिस है। तभी समृद्धि बोली, तो क्या आप इसलिए मेरी केयर करती हैं, बस इस बच्चे के लिए? बताइए ना माँ। जैसे ही समृद्धि ने ये कहा तो समृद्धि ने इतना कहा ही था कि रूहिका समृद्धि की तरफ देख कर बोली। रूहिका बोली, कितनी बार कहा है तुम्हें कि मुझे माँ मत कहना। हम दोनों के रिश्ते के बीच में ये गहरी खाई तुमने खड़ी करी है। जिस दिन तुमने मेरे पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया था समृद्धि, उसी दिन तुमने मुझे माँ कहने का हक भी खो दिया था। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी चाची सास हूँ, तो बेहतर होगा कि तुम मुझे चाची जी कहकर बुलाओ। समृद्धि रोते हुए बोली, पर व्योम तो आपको माँ कहते हैं ना, तो मैं क्यों नहीं? रूहिका बोली, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। व्योम ने कभी भी मुझे अपनी छोटी माँ या अपनी मौसी नहीं समझा। उसके लिए मैं माँ थी और हमेशा रहूंगी। शायद यहाँ पर इस समय काशी दीदी भी खड़ी हो जाए ना, तो भी व्योम उन्हें माँ कहने से पहले मुझे माँ कहेगा। जानती हो क्यों? क्योंकि पैदा करने वाले से बड़ा पालने वाला होता है, और जिस इंसान के संस्कार बढ़ते बच्चों के अंदर गए होते हैं ना, बच्चों के अंदर उसकी छवि आती है। तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी पैदाइश भले ही गोयंका परिवार की हो, लेकिन तुम्हारी परवरिश दिग्विजय राणा के परिवार की ही है। एक शताक्षी थी जिसने अपने पिता के बुरे स्वभाव को ना अपनाकर अपनी माँ के स्वभाव को अपनाया। नहीं तो तुम खुद सोचो, क्या दिग्विजय राणा की परवरिश के अनुसार शताक्षी कभी ये घर छोड़कर जाती? तुम्हारी खुशी के लिए उसने अपना बसा बसाया संसार उजाड़ दिया, ये परवाह किए बिना कि वो अकेली कैसे रहेगी, अपने प्यार से दूर, अपने परिवार से दूर। उसने कुछ नहीं सोचा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। और तुमने क्या किया? तुमने उसे एक बार भी रोका नहीं। समृद्धि रोते हुए हाथ जोड़कर रूहिका से बोली, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मेरी गलती का एहसास है। मैं गुस्सा थी उस समय शताक्षी से, मुझे लगा था इन सब की जड़ शताक्षी है। रूहिका बोली, नहीं, तुम्हें लगा था, बल्कि तुम्हारे परिवार को लगा था। हमें तो लगा था कि गोयंका परिवार से रिश्ता जोड़कर हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर ये सगे सौतेले की भावना उन्होंने ही डाली है। और ये तो तुम भी देख सकती हो, तुम्हारे भाइयों के बीच में आपस में कितनी बनती है। एक तुम्हारे भाई हैं और एक इस परिवार के भाई हैं। एक दूसरे की खुशी के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने को तैयार हैं। व्योम तुम्हारे करीब इसलिए नहीं आता क्योंकि वो तुम्हें गुनहगार समझता है, और तुमसे ज़्यादा खुद को। वेदांत का, शताक्षी का गुनहगार, मेरा गुनहगार, जबकि मैं और पूरा परिवार जानते हैं कि माँ बाप की मौत में व्योम का कोई हाथ नहीं है, बल्कि वजह तो तुम थी। तुमने मेरे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर रख दिया, और मुझे देखो, अपने परिवार को उजाड़ने वाली को मैं खुद अपने हाथों से उसके मायके से लेकर आई हूँ। समृद्धि बोली,
माँ मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं कभी अपने घर नहीं जाऊँगी, मैं उनसे रिश्ता नहीं रखूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मेरा पति लौटा दीजिए, मुझे अपना लीजिए माँ। मैं समझ चुकी हूँ कि बिखरा परिवार खुशहाल परिवार कभी नहीं बन सकता, प्लीज़ माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। रूहिका ने समृद्धि की तरफ एक नज़र देखा और बोली। रूहिका बोली, जिस दिन मेरा बेटा और मेरी बहू अपने घर आ जाएंगे उस दिन मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। और रही बात व्योम की, तो मुझे लगता है व्योम की नाराज़गी से तुम इतना तो समझ गई होंगी कि व्योम तुमसे क्यों नाराज़ है। तुम्हारा पति है वो, उससे बात करो, उसे समझने की कोशिश करो। प्यार में सिर्फ लेना ही नहीं होता है, कभी कभी खुद को भी देना पड़ता है। इसका मतलब है कि प्यार में कभी कभी सेक्रीफाइस और एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। और मेरे बेटे ने खुद को सेक्रीफाइस भी कर लिया है और बहुत एडजस्ट भी कर लिया है। अब तुम्हारी बारी है। अगर मेरे बेटे को खुशी नहीं दे सकती तो प्लीज़ उसे दुख भी मत दो। इतना कहकर रूहिका वहां से बिना समृद्धि की बात सुनकर चली गई। वहीं समृद्धि रूहिका की बातों को सुनकर सोच में पड़ गई। अब उसे वो सब याद आने लगा जो उसने किया था। इन 2 सालों में उसने क्या खोया और पाने के लिए कुछ भी नहीं पा पाई। न पति का प्यार, न परिवार का साथ। जिस मायके के दम पर उसने अपने परिवार को बिखेर कर रख दिया, वो मायका खुद आज उसकी हंसी उड़ा रहा है। उसकी भाभियाँ, जिसके कहने पर उसने व्योम के साथ जाने से इनकार कर दिया था, जिनकी बातों में आकर उसने व्योम को अलग होने के लिए तक कहा, वो भाभी आज खुद आपस में मेल जोल के साथ नहीं रह पा रही हैं। उस सब बातें समझ में आने लगी थी, पर जब समझ में आई तो काफ़ी देर हो चुकी थी। इन 2 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। अब उसे कैसे सुधारा जाए, कैसे सब समेटा जाए, इसका अंदाज़ा समृद्धि नहीं लगा पा रही थी। वो भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि शताक्षी वापस आ जाए, जिससे शायद उसके परिवार के साथ साथ उसकी जो गृहस्थी बिखेरी हुई है वो शायद सुलझ जाए। प्रोलॉग सीज़न 3। अपने अतीत में एक बार फिर जा चुका है एक इंसान। अपने कमरे में अपने सामने बिस्तर पर अपनी बीवी की हालत देखकर सोचने लगा। लगभग 20 साल पहले जब राठौर मैंशन में आग लगी, चारों तरफ धुआं ही धुआं था। काशी और रुद्र आग से चारों तरफ से घिरे हुए थे। उसी समय उन्होंने अपने दोनों नवजात बच्चों और अपने भाई और रूहिका को अंतिम बार देखा था। वो दोनों ही अपनी उम्मीद खो चुके थे उस आग से बच पाने की, लेकिन शायद उन्हें इतनी आसानी से मरना नहीं था। इसलिए अपने आप को बचाने की जद्दोजहद में वो राठौर मैंशन के एक ऐसे खुफिया कमरे में जा पहुंचे थे जिसके बारे में रुद्र भी नहीं जानता था। और वहां पहुंचकर उन्हें पता चला असली भेदी तो घर का ही है, जिसने पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। उन्हें उस कमरे में हर एक परिवार वाले की छोटी से छोटी डिटेल्स, पूरे घर के छोटे से बड़े कमरे तक का एक्सेस, सब कुछ मिला। लेकिन वो जानते थे वो दोनों ही इस कमरे में ज़्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। इसलिए उन्होंने इस बात का अंदाज़ा लगा चुके थे कि अगर इस खुफिया कमरे में आने का कोई रास्ता है तो इस कमरे से बाहर जाने का भी कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा। वो दोनों ही रास्ता ढूंढने में लग गए और फाइनली उनके हाथ वो रास्ता भी लगा, जिस रास्ते की बदौलत वो लोग वहाँ से बाहर निकले। राठौर मैंशन में आग बुरी तरीके से बढ़ चुकी थी और शायद उस कमरे की तरफ भी आती। इसलिए रुद्र ने काफ़ी सारे सबूतों को अपने साथ लिया और वहाँ से काशी को लेकर निकल गया। पर काशी की हालत इतनी सही नहीं थी कि वो ज़्यादा देर तक चल सके। ऊपर से रुद्र को पता था कि दुश्मनों का उन पर नज़र रखना अभी भी कायम है। इसलिए जब रुद्र और काशी दोनों ही गुप्त रास्ते से राठौर मैंशन से बाहर निकले तो वही हुआ जिसका उसे डर था। वहाँ पहले से ही दुश्मनों के आदमी मौजूद थे, पर जैसे तैसे रुद्र और काशी वहां से उनको चकमा देकर भागने में कामयाब हो गए। पर जिस दुश्मन ने गुंडे को रुद्र और काशी को मारने के लिए भेजा था, उस दुश्मन को उनके गुंडों ने गलत खबर दी। दरअसल गुंडे अपनी जान बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस पूरे षड्यंत्र के मास्टरमाइंड को ये बताया कि रुद्र और काशी आग हत्याकांड से बच चुके हैं, लेकिन उन्हें इतनी बुरी तरीके से जख्मी कर दिया गया है कि उनका बचना नामुमकिन है। पर फिर भी मास्टरमाइंड ने रुद्र और काशी को ढूंढने के लिए अपने आदमियों को और ज़्यादा सतर्क कर दिया था। रुद्र और काशी वहां से भागने में कामयाब तो हो गए, लेकिन दुश्मनों की झड़प से वो दोनों इस स्थिति में नहीं थे कि बचा जा सके। काशी को काफ़ी गहरी चोटें आईं। रुद्र जैसे तैसे करके काशी को राजस्थान से बाहर तो ले आया था, पर अब सबसे बड़ा सवाल था उन दोनों को अपनी जान बचाने का। रुद्र जानता था कि शिवांग उसके परिवार को बचा लेगा, इसलिए उसे इस बात की चिंता नहीं थी। उसने तय कर लिया था कि वो एक सही मौका देखकर वापस राठौर मैंशन जाएगा और शिवांग से मिलेगा। लेकिन उसे ये मौका ना मिलने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण था, जो शायद इस कहानी का असली मास्टरमाइंड ही था। उसे अपनी और काशी दोनों की जान बचाना बहुत ज़रूरी था। रुद्र और काशी दोनों ही राजस्थान से बाहर तो निकल चुके थे, पर काशी, जिसे काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हुई थी और गुंडों से हुई झड़प में काशी को गोली लगी थी, जिस वजह से वो 5 साल तक कोमा में रही।
रुद्र काशी को लेकर वहां से ऋषिकेश पहुंचा, जहां रुद्र की मुलाकात काशी से दूसरी बार हुई थी। रुद्र जानता था कि उसे वहां कोई नहीं जानता। ऋषिकेश में कुछ दिन रुककर वो वहां से सीधे हमेशा हमेशा के लिए कसौली शिफ्ट होने के लिए तैयार था, जिसके बारे में ना ही कोई सोच सकता था और ना ही किसी को पता था। रुद्र जानता था कि उसके पीछे गुंडे अभी भी पड़े हैं, इसलिए सभी को चकमा देने के लिए उसने एक ऐसा जाल बनाया कि दुश्मनों को ये लगा कि या तो वो मर चुके हैं और अगर जिंदा है तो किसी और ही डायरेक्शन में है। उन्होंने अपनी असली लोकेशन किसी के सामने नहीं खोली थी और इसी तरीके से 20 साल तक रुद्र और काशी पूरी दुनिया के सामने जिंदा होने के बावजूद भी मरे हुए थे। ना वो अपने परिवार से मिल सके और ना ही किसी को बता सके कि वो दोनों जिंदा हैं। रुद्र अपने परिवार से मिलना चाहता था, अपने बच्चों से मिलना चाहता था, लेकिन जब उसे पता चला कि उसका किसी से भी मिलना उसके पूरे परिवार की जान को जोखिम में डाल सकता है, तो उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला किया कि वो सही समय आने पर सबसे स्वयं ही मिलेगा। पर अभी तक वो किसी से नहीं मिलेगा। काशी की तबीयत भी ज्यादा ठीक नहीं थी। चोटों की वजह से काशी भी कोमा में जा चुकी थी और उसका कोमा से उठना कब होगा ये बात डॉक्टर बताने से इनकार कर रहा था। रुद्र ने वहां से अपनी नई दुनिया शुरू करी। रुद्र सिंह राठौर ने अपना नाम बदला। दुनिया के लिए रुद्र अक्षांश सिंह रजावत था और काशी वैदेही सिंह रजावत बनी। रुद्र ने अपनी कंपनी फिर से शुरू करी कसौली में। वहां के पारंपरिक व्यंजनों और पारंपरिक फलों को उत्पादन करवाकर अपनी कंपनी को फिर से शुरू किया और देखते ही देखते उस कंपनी ने भी आसमान की बुलंदियों को छूना शुरू कर दिया। हालांकि रुद्र अभी भी फूक फूक कर कदम रख रहा था। उसे अभी भी अपनी कंपनी को एक ऊंचे लेवल पर ले जाने की प्रक्रिया शुरू नहीं की थी। वो जानता था कि अगर एक बार उसका नाम बड़ी कंपनियों के साथ जुड़ गया तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग उसकी असलियत जानने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दें। 20 सालों तक यूं गुमनामी के गर्त में रहे रुद्र और काशी अपनी जिंदगी जी रहे थे। उस हादसे के 6 साल बाद जब काशी कोमा से बाहर आई तो सब कुछ बदल गया। रुद्र के लिए खुशी पल भर की थी, क्योंकि काशी के दिमाग पर चोट लगने के कारण अपनी याददाश्त का 75% हिस्सा वो भूल चुकी थी। उसे याद था तो सिर्फ कुछ हिस्सा। काशी को धीरे धीरे दौरे पड़ने लगे। जैसे ही काशी अपनी अतीत की परछाइयों को याद करने की कोशिश करती तो बेहोश हो जाती। इसलिए डॉक्टर ने साफ मना करा था कि काशी को कुछ भी याद ना दिलाया जाए। जब उसे याद आना होगा आ जाएगा। इन 14 सालों में रुद्र ने कोई कोशिश नहीं की काशी को कुछ भी याद दिलाने की। हालांकि उसकी दवाइयां चलती रही, जिस वजह से काशी को धीरे धीरे थोड़ी बहुत यादें आने लगी। काशी को इतना याद आ चुका था कि उसकी शादी रुद्र से हुई है, उसके 3 बच्चे हैं, पर फिर भी वो कुछ याद करती तो दिमाग पर असर पड़ता और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती और बेहोश हो जाती। इसलिए रुद्र भी उसे कुछ याद न दिलाता। धीरे धीरे वो दोनों ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे। काशी ने यह सच स्वीकार कर लिया था कि रुद्र ही वो इंसान है जिससे उसकी शादी हुई है। रुद्र ने काशी को ये यकीन दिलाया कि काशी का नाम वैदेही है और उसका नाम अक्षांश। फिर 2 साल पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने इन दोनों की जिंदगी में 2 नए किरदारों को लाकर खड़ा कर दिया। वो किरदार थी सताक्षी और उसके पेट में पल रहा उसका अजन्मा बच्चा। रुद्र सालों बाद कसौली से बाहर आया। दिल्ली में उसकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी और वो मीटिंग अटेंड करने के लिए ही दिल्ली आया था, जहां उसकी मुलाकात सताक्षी से हुई। सताक्षी जो कि बस स्टैंड पर बैठी भारी बारिश में खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर ना जाने क्यों रुद्र को एक अपनापन महसूस हुआ। रुद्र जब उसके पास पहुंचा तो उसने सताक्षी को देखा। वहीं सताक्षी भी रुद्र को देखकर हैरान थी। सताक्षी ने कभी भी ये उम्मीद नहीं की थी कि वो रुद्र को इस तरीके से मिलेगी जिसे पूरा राठौर परिवार ढूंढ रहा है। उसकी मुलाकात अनायास ही रुद्र के साथ हो जाएगी। सताक्षी से मिलते ही रुद्र को वो सब कुछ पता चला जो शायद वो ढूंढना चाह रहा था। रुद्र ने जैसे ही दिग्विजय राणा का नाम सुना तो वह हैरानी से सताक्षी को देखने लगा। सताक्षी ने अपना परिचय देने के साथ साथ राठौर परिवार के बारे में उसे बताया। ये भी बताया कि उसका क्या रिश्ता है राठौर परिवार से। ये जानकर कि सताक्षी शिवांग और रूहिका के बेटे वेदांत की बीवी है, ये सुन रुद्र बेहद खुश था। पर जब उसने सताक्षी से उसके यूं अकेले यहाँ आने का कारण पूछा तो सताक्षी ने उसे सारी कहानी कह सुनाई, जिसे सुनकर रुद्र को काफी धक्का लगा। रुद्र सताक्षी को वापस भेजना चाहता था, लेकिन सताक्षी ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो अपनी जिंदगी को छोड़ आई है और शायद अब नई जिंदगी शुरू करने का वक्त आ चुका है। रुद्र पहले भी नहीं चाहता था कि सताक्षी अकेले जिंदगी काटे और अभी भी नहीं, इसलिए उसने सताक्षी को चॉइस दी कि वो चाहे तो उनके साथ कसौली जा सकती है। सताक्षी ने भी कुछ सोचते हुए रुद्र के साथ चलने के लिए हामी भर दी और अब अपनी पूरी जिंदगी के पुराने किरदार को छोड़कर वो हमेशा हमेशा के लिए रुद्र के साथ कसौली आ गई। कसौली पहुंचते ही रुद्र ने उसकी मुलाकात काशी से करवाई और सताक्षी को ये भी बताया कि काशी की दिमागी हालत किस तरीके से जख्मी हुई है। सताक्षी समझ चुकी थी कि अब उसे इसी परिवार के साथ रहना है। वो खुश भी थी और थोड़ी दुखी भी,
पर फिर भी शताक्षी ने रुद्र और काशी को बड़े प्यार से अपनाया और रुद्र ने भी शताक्षी को अपनी बेटी की तरह अपनाया। शताक्षी से रुद्र को ये भी पता चला कि आदिजा की शादी हो चुकी है। व्योम की शादी गोयनका परिवार की बेटी से हुई है। रुद्र अपने बच्चों के बारे में सालों बाद सुनकर बहुत खुश था और ऐसे ही कुछ दिन रहते रहते शताक्षी को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। ये खुशी उसके लिए सबसे ज़्यादा बड़ी खुशी थी, पर इस खुशी में वो सबसे ज़्यादा मिस कर रही थी वेदांत को। ये बात रुद्र ने भी महसूस कर ली थी, लेकिन शताक्षी ने मना किया था कि वो अपनी पिछली जिंदगी से कोई भी वास्ता नहीं रखना चाहती है, इसलिए रुद्र ने कभी इस बात को नहीं उठाया। वहीं काशी भी इस बात से खुश थी कि उसके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। काशी की दिमागी हालत के अलावा काशी फिजिकली बिल्कुल ठीक थी, इसलिए उसने शताक्षी की पूरी जिम्मेदारी अपने सर पर ली और उसकी गर्भावस्था में उसकी पूरी तरीके से देखभाल करी। और यहाँ से शुरू हुई शताक्षी की नई जिंदगी, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। प्रोलॉग 2 सीजन 3। वहीं रजावत मेंशन में शताक्षी के यूं चले जाने पर काफ़ी कुछ बदल चुका था, जिसका अंदाज़ा शताक्षी को नहीं था। वेदांत जो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहता था, वो शताक्षी के चले जाने के बाद बेजान बन चुका था। ना हंसना, ना किसी से ज़्यादा बोलना, चेहरे पर गंभीर वाले भाव और आंखों में उदासी साफ दिखती। और जब समृद्धि शताक्षी के जाने के बाद घर आई तो उसने समृद्धि को देखते हुए घर छोड़ दिया। समृद्धि ने उसे काफ़ी ज़्यादा नफरत थी, जिसका अंदाज़ा पूरे परिवार ने लगाया और सबसे ज़्यादा अंदाज़ा लगाया व्योम ने। अपने भाई का घर अपने सामने टूटा देख व्योम समृद्धि को कभी भी माफ़ ना कर सका। वेदांत ने हमेशा के लिए अपने पूरे बिजनेस को सिंगापुर में शिफ्ट कर दिया। सिंगापुर बिजनेस शिफ्ट होते ही वेदांत का संपर्क तो मानो राजस्थान से टूट सा गया हो। वो सिर्फ रूहिका और शिवांग से बात करता, बाकी परिवार के किसी भी सदस्य से उसने संपर्क रखना बिल्कुल ही बंद कर दिया। समृद्धि की कही हुई बातों का असर कुछ इस तरीके से हुआ कि भाइयों के बीच में एक ऐसी दरार बन गई जिसका भर पाना मुश्किल हो गया। समृद्धि की कही बातें वेदांत के दिल पर गहरा असर छोड़ चुकी थी। जिस भाई को वो सगे भाई से भी बढ़कर मानता था, उसी भाई को उसने अपने बड़े पिता का बेटा मानना शुरू कर दिया। ना वो समृद्धि को भाभी मानता और ना ही उससे बात करता। अनंत, आद्रिजा, अंशिका और सांची, इन सब से भी उसने रिश्ता तोड़ दिया था। इस बात से सबसे ज़्यादा टूटी थी रूहिका, जिसने अपने पूरे परिवार को समेट कर रखा हुआ था। उसका परिवार पल भर में बिखर गया। उसका दोष रूहिका ने समृद्धि को दिया था, क्योंकि इन सब की वजह समृद्धि थी। समृद्धि जो कि इस बात से बेहद खुश थी कि शताक्षी घर छोड़कर जा चुकी है, अब वो अपनी गृहस्थी आसानी से बसाएगी। उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि किसी का घर तोड़कर हम अपना घर नहीं बसा सकते, और इस बात का अंदाज़ा उसे तब हुआ जब व्योम ने उसे रजावत मेंशन से उठाकर वापस गोयनका हाउस छोड़ दिया। साथ ही में तलाक के कागजात भी भिजवा दिए। ये देखकर तो गोयनका परिवार के साथ साथ समृद्धि भी टूट गई। समृद्धि ने व्योम को तलाक देने से साफ इनकार कर दिया, पर व्योम ने भी समृद्धि को रजावत मेंशन में लाने की हामी कभी भी नहीं भरी। वो नहीं चाहता था कि समृद्धि वापस से इस घर में आए। देखते ही देखते 2 साल बीत गए, और इन 2 सालों में क्या क्या हुआ, चलिए देखते हैं। इन 2 सालों में बहुत कुछ बदला। समृद्धि रजावत मेंशन आ चुकी थी। शताक्षी को गए 6 महीने के बाद रूहिका ने दिल पर पत्थर रखकर व्योम को समृद्धि को वापस लाने के लिए भेजा। रूहिका के लिए व्योम समृद्धि को घर ले आया, लेकिन एक कमरे में वो दोनों अजनबी की तरह रहे। समृद्धि, जिसे ये लगता था कि वो शताक्षी के जाने के बाद व्योम को हमेशा के लिए पा लेगी, वो ये भूल गई कि ऐसा कभी नहीं हो सकता था। इन 2 सालों में व्योम ने समृद्धि को ना ही कुछ कहा और ना ही उससे ज़्यादा बात की। समृद्धि व्योम के करीब जाना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी, लेकिन व्योम ने उससे बात करने से साफ इनकार कर दिया और ना ही कोई पहल दिखाई। धीरे धीरे समृद्धि और व्योम का रिश्ता आगे बढ़ा, एक ऐसा रिश्ता जो शायद उदासीन हो चुका था। लेकिन शताक्षी के जाने के 1.5 साल बाद समृद्धि को माँ बनने का सुख प्राप्त हुआ। पर ये सुख कैसे मिला, ये बात सिर्फ और सिर्फ समृद्धि और व्योम ही जानते थे, जिसके बारे में ना ही उन्होंने घर वालों से कोई बात करी और ना ही किसी और से। पर जिस दिन के बाद से व्योम ने अपना कमरा अलग कर लिया था, ये बात रजावत मेंशन में सब जानते थे। अंशिका और लक्ष्य ने भी सगाई कर ली थी। वहीं ऐश्वर्या समृद्धि को देखकर अभी भी गुस्से में रहती थी, इसलिए उसने भी फैसला कर लिया था कि वो इंडिया छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। वो जानती थी कि अगर वो गई तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि समृद्धि रूहिका को दबा कर रख ले और रूहिका सिर्फ परिवार को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस ना कर दे। अद्विक सांची को लेकर हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो गया। उसने अपना कारोबार वहीं जमाया था और वहीं से ऑपरेट कर रहा था।
सांची और अद्विक दोनों का ही रिश्ता तय हो चुका था। वहीं आद्रिजा जो रुद्राक्ष के साथ मुंबई शिफ्ट हो चुकी थी, शादी के दिन के बाद से आद्रिजा सिर्फ एक बार रजावत मेंशन आई थी। उसने तय कर लिया था कि वो अब राजस्थान तब आएगी जब उसका पूरा परिवार एक हो जाएगा। शशांक और आराध्या भी राजस्थान छोड़कर मुंबई वापस नहीं गए। रजावत मेंशन पहले की तरह एक बार फिर वीरान हो चुका था। इन 2 सालों में आशीष जी और वैदेही जी दोनों की ही डेथ हो चुकी थी। अपने परिवार को अपने सामने टूटता देख वैदेही जी को इंस्टेंट हार्ट अटैक आया था। उन्हें अस्पताल ले जाया जाता तब तक वैदेही जी इस दुनिया में नहीं रही थी। अपनी माँ के मरते ही रूहिका तो समृद्धि की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि इन सब की वजह सिर्फ समृद्धि थी। इसलिए जब 6 महीने तक व्योम समृद्धि को लेकर नहीं आया तो रूहिका ने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन जब आशीष जी ने मरते मरते रूहिका से ये वचन लिया कि वो समृद्धि को वापस घर बुला लेगी, जिससे राठौर परिवार शायद एक बार एक रहे, उनकी बात का मान रखने के लिए रूहिका ने अपने दिल पर पत्थर रखकर व्योम को समृद्धि को लाने के लिए भेज दिया था। लेकिन उसका मन बिल्कुल भी नहीं था। इन 2 सालों में हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई तूफान आया ही था। खैर, इन 2 सालों में तो वेदांत ने शताक्षी को ढूंढने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया था। वो जब भी मौका लगता तब इंडिया आता, पर अपने परिवार को भी ना बताए और शताक्षी को ढूंढता। ना जाने शताक्षी कहाँ चली गई। उसने हर वो जगह छान मारी जहाँ शताक्षी जा सकती थी, पर शताक्षी उसे नहीं मिली। वेदांत शताक्षी से बेहद गुस्सा था, लेकिन उतना ही इमोशनल भी कि एक बार शताक्षी मिल जाए तो शायद शताक्षी को कभी जाने ना दे, और गुस्सा इतना कि शायद शताक्षी के मिलते ही वो शताक्षी को एक जोरदार थप्पड़ लगाए। खैर, वेदांत को तो अभी तक ये भी नहीं पता था कि शताक्षी अकेली नहीं है, बल्कि उसके खूबसूरत अंश के साथ गुमनामी में जिंदगी बिता रही है। उसका अंश, उसका बेटा वेदांत सिंह राठौर, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। कहानी में आने वाले सीजन का प्रोलॉग भी आ चुका है। इसके बाद कहानी एपिसोड्स के साथ शुरू हो जाएगी, पर तब तक जब आप इस कहानी को बहुत सारा प्यार देंगे, कहानी में नए किरदार भी जुड़ने वाले हैं और नए दुश्मन भी। पर ये इस कहानी का अंतिम सीजन होगा। काशी, रुद्र, रूहिका, शिवांग, शशांक, आराध्या और अंकुश और ऐश्वर्या के बच्चों की कहानी का अंतिम अध्याय। इसके बाद जो कहानी शुरू होगी वो नई पीढ़ी, नए किरदार के साथ रुद्र और काशी के सबके सामने आने से शुरू होगी। उसमें तो अभी समय है। फिलहाल के लिए कहानी आप लोगों को कई नए रंग दिखाने वाली है। आप लोग इस कहानी के आने वाले सीजन के लिए कितना एक्साइटेड हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 27 जनवरी से नई कहानी आप सब लोगों के सामने आएगी। उस कहानी की कंप्लीट हो जाने के बाद आपको इस कहानी का नया सीजन देखने को मिलेगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।